अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। ये आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा था होम्योस्टेसिस, जिसमें हम लोग होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन के अंदर होम्योस्टेसिस को डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन के अंदर किस तरीके से इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखा जाता है। तो उसमें हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे। आज हम फंक्शन ऑफ किडनी पढ़ेंगे। मेन फंक्शन ऑफ किडनी यूरिन फॉर्मेशन विच टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। जो किडनी का मेन फंक्शन है वो यूरिन की फॉर्मेशन है। यूरिन एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो बॉडी से रिमूव आउट करवाना है। जो किडनी का मेन फंक्शन है वो यूरिन की फॉर्मेशन है। यूरिन की फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होती है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है। काइंडली आप लोग इस पैराग्राफ के ऊपर किडनी के फंक्शन की जो पैराग्राफ है उसके ऊपर हेडिंग बना लें, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? स्टेप 1 है प्रेशर फिल्ट्रेशन, स्टेप 2 है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, स्टेप 3 है ट्यूबुलर सीक्रीशंस। स्टेप 1 को डिस्कस करते हैं कि प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या होता है और कैसे किडनी के अंदर ये हो रहा होता है। When the blood enters the kidney via the renal artery, it goes to many arterioles and then to the glomerulus। सबसे पहले तो आप लोग इसमें देखें कि रीनल वर्ड स्पेसिफिकली बायोलॉजी के अंदर किडनी के लिए या किडनी से रिलेटेड स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। रीनल आर्टरी कौन सी आर्टरी है? वो आर्टरी जो कि ब्लड को हार्ट से किडनी की तरफ लेकर आ रही है, उसको हम यहाँ रीनल आर्टरी कहेंगे। तो सबसे पहले रीनल आर्टरी के ज़रिए ब्लड किडनी के अंदर एंटर होगा एंड इट गोज़ टू मैनी आर्टरियोल्स। उसके बाद ये आर्टरियोल्स में एंटर होगा। आर्टरियोल्स मज़ीद आर्टरीज़ की डिवीजन को हम आर्टरियोल्स कहते हैं। एंड देन टू द ग्लोमेरुलस। इसके बाद जो किडनी का सबसे फर्स्ट पार्ट है, जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, उसके अंदर ये ब्लड एंटर होगा। सेकेंड पॉइंट देखें, द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ वेरी हाई एंड सो मोस्ट ऑफ द वाटर, साल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ ब्लड इज़ फोर्स आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ग्लोमेरुलस जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं। जो ब्लड से यूरिया, ग्लूकोज, वाटर, साल्ट वगैरह आएगा वो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ब्लड से निकाल कर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर डाल दिया जाएगा। दिस मटेरियल पासेस इनटू बोम्बस कैप्सूल एंड इज नाउ कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। लास्ट लेक्चर में हमने दोबारा स्ट्रक्चर में ये देखा था कि ग्लोमेरुलस को एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो जिसने इनक्लोज किया हुआ, जिसको बोम्बस कैप्सूल बोलते हैं। तो जितना भी ये यूरिया, वाटर, साल्ट, ग्लूकोज वगैरह जो ब्लड से निकल कर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर आया है, ये सारा का सारा बोम्बस कैप्सूल में जाएगा और इधर इसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम देंगे। ठीक है। साइड बॉक्स आप लोग देखें, ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बिकॉज दे आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज। ब्लड सेल्स और प्रोटीन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर से नहीं गुजरते, नहीं फिल्टर्ड होते, क्योंकि उनका जो डायमीटर है, उनका जो साइज़ है वो ज़्यादा है। तो इसलिए ब्लड सेल्स और प्रोटीन को ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्टर नहीं करता। इसके बाद फिगर से आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे प्रेशर फिल्ट्रेशन हो रही है। ये जो रेड कलर की आपके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम एफरेंट आर्टरियोल बोल रहे हैं। एफरेंट आर्टरियोल मीन्स कि वो आर्टरी जो ब्लड को लेकर आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि एरोहेड के पीछे शो कर रहा है कि यहाँ पे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर में उसके बाद देखिए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आपके पास रेड कलर में, जिसको हम ग्लोमेरुलस का नाम दें, और उसके साथ कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको बोम्बस कैप्सूल कहते हैं। ठीक है। और जितना भी ब्लड से कैपिलरीज के अंदर आएगा, उस ब्लड में सारा का सारा साल्ट, यूरिया, वाटर और ग्लूकोज जो है वो बोम्बस कैप्सूल में चला जा रहा है, जिसको यहाँ पे ग्रीन कलर में शो किया जा रहा है। इस ग्रीन कलर के मटेरियल को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है। यहाँ से बोम्बस कैप्सूल के बाद बोम्बस कैप्सूल तक प्रेशर फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन हमने इसलिए बोला था कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से
यानी ब्लड के प्रेशर की वजह से जितना भी मटेरियल है या जितना भी ब्लड है उसको फ़िल्टर कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ये अब पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है और कहाँ होती है? इन दिस स्टेप अबाउट 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द रीनल ट्यूब्यूल। जो पहले हमने पढ़ा था वो रीनल क्रैप्सूल का पार्ट था। अब जो नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल, उसके इर्द गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसके अंदर से, मींस कि जो ब्लड कैपिलरीज से निकला हुआ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट था उसके अंदर से दोबारा ऐसे मटेरियल या ऐसे साल्ट वगैरह को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, रीएब्जॉर्ब का मतलब है कि दोबारा जो है वहाँ से निकाल कर ब्लड में भेज दिया जाता है। तो इस स्टेप में 99% जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आया है हमारे पास, जो कि पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जा रहा था, उसमें से जितनी भी वाटर वगैरह है या वाटर साल्ट है उसको एब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड कैपिलरीज में भेजा जाएगा। इट अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, यानी जो रीअब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड में भेजे जाते हैं मटेरियल को, वो ऑस्मोसिस के ज़रिए, डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उन मटेरियल्स की मूवमेंट होती है। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड फ्राम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कुछ वाटर और जो ज़्यादातर ग्लूकोज की अमाउंट है उसको पीसीटी यानी जो फर्स्ट पार्ट है ट्यूब्यूल का, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है। हेयर साल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वाटर फॉलोज बाय द ऑस्मोसिस। साल्ट यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो साल्ट्स आएंगे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। जैसे ही साल्ट मूव करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तो वाटर भी ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है साल्ट को फॉलो करेगा और वाटर भी मूव करना स्टार्ट करेगा। दोबारा हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। तो हमारे पास है एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। फिर उसके बाद आता है कप शेप स्ट्रक्चर जिसको हमने वॉमस कैप्सूल का नाम दिया, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस इनक्लोज्ड हुआ हुआ है। उसके बाद जो पहली ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर आता है वो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है वो है लूप ऑफ हैनले, एंड लूप ऑफ हैनले की जो नीचे जाने वाली लिम्ब है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, और जो ऊपर जाने वाली लिम्ब है उसको हम असेंडिंग लूप ऑफ हैनले बोलेंगे। इसके बाद जहाँ लूप ऑफ हैनले का यू शेप स्ट्रक्चर ख़त्म हो रहा है, डायलेटेड पार्ट है, ट्यूब जो है थोड़ी ओपन हो गई है, जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। ठीक है, और ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैं ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाकर ओपन होंगी। अब देखते हैं कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है। तो नंबर 1 पॉइंट हम देखें, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस के अंदर स्मॉल फ्लूइड जो है वो ब्लड से फ़िल्टर हुआ था और वो फिल्ट्रेट जो है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की फॉर्म में वॉमस कैप्सूल से होता हुआ रीनल ट्यूब्यूल के अंदर यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर गया था। तो सेकंड स्टेप अगर हम देखते हैं तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करता है कि ये रीअब्जॉर्ब करता है आयंस को, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, और टॉक्सिन को रिमूव करता है और पीएच को एडजस्ट करता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद थर्ड हम अगर देखें तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले आता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में एक्वापोरिन अलाउ वाटर टू पास फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले क्या करेगा कि जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करना है उसको एब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड के अंदर भेज देगा। उसके बाद आता है असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। असेंडिंग लूप ऑफ हैनले करेगा, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले रीअब्जॉर्ब्स sodium and chloride ion from the filtrate into the interstitial fluid। सोडियम और क्लोराइड आयन मीन्स के साल्ट को कौन रीअब्जॉर्ब कर रहा है? असेंडिंग लूप ऑफ हैनले जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल
कन्वर्टेड ट्यूब्यूल क्या है? सेलेक्टिवली secretes एंड absorbs डिफरेंट आयंस टू मेंटेन द ब्लड pH एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। डिस्टल ट्यूब्यूल क्या करता है कि ये डिफरेंट आयंस को सिक्रीट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है ताकि ब्लड का जो pH है वो मेंटेन रह सके। सिक्स पार्ट हमारे पास, या सिक्स जो टर्म आती है वो कलेक्टिंग डक्ट आता है। कलेक्टिंग डक्ट जितना भी बाकी का जो रीअब्जॉर्प्शन का काम रह जाता है, जितने भी फ्लूइड या साल्ट और वाटर जो रीअब्जॉर्ब करना होता है फिल्ट्रेट से, वो सारा काम कलेक्टिंग डक्ट करती है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पॉइंट देखें। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वाइल द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द साल्ट। यही बात हमने डायग्राम में भी देखी है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, जबकि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है वो साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। आप दोबारा देख लें, असेंडिंग लूप जो है वो Na+ एंड Cl नेगेटिव, यानी साल्ट की अमाउंट को साल्ट को रीअब्जॉर्ब करा है, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले जो है वो एक्वापोरन है, मीन्स कि वो वाटर को अलाउ कर रहा है कि वो रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर इंटर हो। द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल अगेंस्ट अलाउ एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इनटू द ब्लड। ये भी हमने देखा है कि जो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है ये भी जो है वाटर को अलाउ करती है कि वो रीअब्जॉर्ब हो और उसके अंदर आयंस को भी एब्जॉर्ब करवाती है ताकि ब्लड का pH जो है मेंटेन रह सके। थर्ड स्टेप हमारे पास आता है यूरिन फॉर्मेशन में, ट्यूबुलर सिक्रीशन। द थर्ड स्टेप इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। डिफरेंट आयंस क्रेटिनिन, यूरिया etc आर secreted from the blood into the filtrate in renal tubule. This is done to maintain blood pH at normal. डिफरेंट आयंस क्रेटिनिन, क्रेटिनिन प्रोटीन है, यूरिया जो है वो सिक्रीट किया जाता है ब्लड से फिल्ट्रेट के अंदर। ये हमारे पास जो प्रोसेस है ये ट्यूब्यूल के अंदर हो चुका था कि क्रेटिनिन, आयंस और यूरिया को ब्लड से फिल्ट्रेट में सिक्रीट किया जाता है। दिस इज डन टू मेंटेन ब्लड एट नॉर्मल pH। ये इसलिए किया जाता था ताकि जो ब्लड का नॉर्मल pH है वो मेंटेन रख सके। नॉर्मल pH ऑफ ब्लड इज 7.35 टू 7.45। अगर ज़रा भी pH इससे कम या ज़्यादा होती गई तो ब्लड का जो pH है वो मेंटेन नहीं रह सकेगा, तो इसका फंक्शन भी परफॉर्म सही तरह से नहीं होगा। आफ्टर द अबव मेंशन्ड स्टेप्स द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल्स इज नोन एज यूरिन। अब जितना भी रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो मटेरियल बच जाता है उस फिल्ट्रेट को हम यूरिन बोलते हैं। इट मूव्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स एंड देन इनटू द पेल्विस। ये कलेक्टिंग डक्ट में मूव करता है और उसके बाद पेल्विस में मूव करेगा। पेल्विस के बाद ये यूरेटर के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में और फिर यूरेथ्रा के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। साइड बॉक्स है। एट द फाइनल स्टेज यूरिन इज़ ओनली 1% ऑफ द ओरिजिनली फिल्टर्ड वॉल्यूम। फाइनल स्टेज पे यूरिन से जो ओरिजिनली फिल्टर्ड वॉल्यूम है उसमें सिर्फ 1% जो है वो यूरिन होता है। एंड द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय एन एवरेज अडल्ट इज़ अराउंड 1.4 लीटर पर डे। जो एवरेज अडल्ट है वो पर डे यानी 1.4 लीटर जो है वो पर डे वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन आप लोग यहाँ देख सकते हैं कैसे वाटर के मालिक्यूल और साल्ट जो है वो मूव आउट कर रहे हैं, फिर इनकी रीसॉर्प्शन हो रही है, फिर ग्लूकोज और अमीनो एसिड दोबारा ब्लड में जा रहे हैं। फिर सिक्रीशन कहाँ पे है? वाटर यहाँ देखें लूप ऑफ हैनले के ज़रिए एरो में अगर आपको नज़र आ रहा है ब्लैक एरो में, तो ये दोबारा ब्लड की तरफ जा रहे हैं। Na पॉजिटिव, K+, Cl नेगेटिव ये भी ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। इसके बाद जो लास्ट में अगर हम देखें तो जो फिल्ट्रेट बच जाता है वो हमारे पास येलो देखें तो यूरिन की फॉर्म में कलेक्टिंग डक्ट से बॉडी से आउट किया जा रहा है, यानी किडनी से पेल्विस में भेजा जा रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका यूरिन फॉर्मेशन जो कि 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। पहला स्टेप इसमें था प्रेशर फिल्ट्रेशन जो बोमस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर हो रही थी। सेकंड स्टेप जिसमें था
सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन थी जो कि रीनल ट्यूब्यूल के अंदर यानी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हैनले के अंदर हो रही थी। थर्ड हमारे पास जो स्टेप था वो था ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसमें रीअब्जॉर्प्शन के बाद सारा का सारा जो फिल्ट्रेट है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से आउट कर दिया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसका नाम था फंक्शन ऑफ किडनी। सो स्टूडेंट्स को आप लोगों ने इसी तरीके से हेडिंग के साथ आपने याद भी करना है। थैंक यू सो मच।